गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एक पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे सामने देखने को मिल रही है। उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए ताकि पता लग पाए कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक्चुअल में महाराष्ट्र के इलेक्शंस बहुत ही जल्द होने जा रहे हैं, राइट। एंड कल महाराष्ट्र चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। अब आप जानते होंगे महाराष्ट्र के अंदर दो मेजर जो अलायंसेस हैं, एक है आपका महायुति अलायंस और दूसरा है महाविकास अघाड़ी अलायंस। अब नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन तो चला गया, पर अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन से अलायंस से कौन सी पार्टी कौन सी सीट पे रन कर रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर महायुति के अलग अलग पार्टीज ने भी अपना बंदा वहां पे नॉमिनेशन के लिए फाइल किया है। उस तरह से महाविकास अघाड़ी में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। तो अब 4 तारीख को जब तक यहाँ पे नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन नहीं आ जाता, तब तक हमें शायद पता नहीं लग पाएगा कि कौन सी सीट से कौन सा अलायंस का कौन सी पार्टी यहाँ पे रन कर रही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चीज है, राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 30 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं दोस्तों, जैसे अब दिवाली स्टार्ट है, राइट। एंड हमारी टीम भी थोड़ा छुट्टी पर है, तो मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कंफर्म कर दूंगा कि किस किस दिन आपका लेक्चर आएगा। हो सकता है जो हमारा थोड़ा लेक्चर हो वो जैसे सुबह आता है, मे भी हो सकता है कि सुबह मुझे टाइम ना मिले तो मैं शाम को डाल दूं, बट कोशिश रहेगी डालने की, ठीक है, आपका लेक्चर। बाकी कोशिश हम पूरी करेंगे ही, ठीक है। तो एक बार आप ना टेलीग्राम से अपडेट लेना, ऐसा मत सोचना कि आज लेक्चर नहीं आएगा, आपके डाउट्स ना रहने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैं अपडेट आपको कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू न्यू MIDH गाइडलाइंस टू इंक्लूड 4 न्यू कंपोनेंट्स। जब हम बात करते हैं MIDH की, आप जानते होंगे इट स्टैंड्स फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके फ्रूट्स हो गया, आपके वेजिटेबल्स हो गया, उसी तरह से आपके जैसे फ्लावर्स हो गया, आपके मशरूम हो गया, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, ये सारे आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब हॉर्टिकल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो किसानों की अगर हमें इनकम को कई गुना बनाना है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी यहीं पर है। क्योंकि नोटिस करो जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गया या आपके आपके मशरूम वगैरह हो गया, ये काफी महंगे दामों के ऊपर मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो किसानों के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसीलिए हमने 2014-15 के अंदर ना यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक स्टार्ट करी थी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 4 नए कंपोनेंट्स को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इन कंपोनेंट्स को ध्यान से समझिएगा। पहला जो कंपोनेंट है ना, उसका नाम है आपका हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स की जो मैं बात करता हूं, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आपके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, पर ये ग्रो किया जाता है बिना किसी सॉइल के। नोटिस कर पा रहे हो आप, यहाँ पे प्लांट्स तो हैं पर सॉइल नहीं है। तो आप पूछेंगे सर प्लांट्स को फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। ये नीचे ना दरअसल में आपको एक मिनरल सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, यहीं से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपके जैसे आपका टमाटोज हो गया, कई बार स्ट्रॉबेरीज इसके थ्रू ग्रो करी जाती हैं। इवन जो कुछ ग्रीन हर्ब्स या शर्ब्स हैं वो भी यहाँ पे इसके माध्यम से ही ग्रो करी जाती हैं। अब फायदा तो डेफिनेटली इसका है, देखो लेबर वगैरह बहुत कम लगती है ना। और इसकी अगर हम बात करें जो यील्ड वगैरह है वो भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। पर दिक्कत पता क्या है, ये सिस्टम को सेटअप करना पहली बात, और दूसरी बात सेटअप हो गया उसके बाद इसको मेंटेन करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करना, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो छोटे किसानों को बड़ी दिक्कत आती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक को अडॉप्ट करने के अंदर। उसी तरह से दूसरी टेक्निक की बात है, दैट इज योर एक्वापोनिक्स। अब ये भी सिमिलर चीज है पर थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे प्लांट्स हैं आपके, नो डाउट अबाउट इट, और इनकी जड़ें भी आपको पानी के अंदर देखने को मिलती हैं। पर यहाँ पर ना हमने पता क्या कर दिया, यहाँ पर साथ में फिश फार्मिंग भी कर दी। आप बोलोगे फिश भी साथ में कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे फिशेस और प्लांट्स को कंबाइन कर दिया गया। होता पता क्या है, यहाँ पर जो फिशेस थी, ठीक है ना, यहाँ से आपको जो भी न्यूट्रिएंट रिच वाटर होगा, राइट, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चला जाएगा। एंड हमारे जो प्लांट्स है ना, उनको प्रॉपर नेचुरल फर्टिलाइजर मिल जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, फिर प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स कहीं ना कहीं पानी को प्यूरिफाई करेंगे, एंड जो प्यूरिफाइड क्लीन पानी होगा वो यहाँ पे फिशेस तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों को कंबाइन कर ले हो, मतलब एक्वाकल्चर को आप कंबाइन कर रहे हो हाइड्रोपोनिक्स के साथ, उसी को हम नाम देते हैं एक्वापोनिक्स का। तो ये बात आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका वर्टिकल फार्मिंग। एक देखो कि खेती आप करते हो अपने खेत के ऊपर इस तरह से, वो होती है हॉरिजॉन्टल फार्मिंग। पर यहाँ पर आप नोटिस करो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से ये फार्मिंग करी जा रही है। इसका नाम है वर्टिकल फार्मिंग, जो यानी कि लेयर्स के अंदर, वर्टिकल लेयर्स के अंदर यहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हो।
इसका भी काफी बेनिफिट होता है कि एक जमीन कम है मान लो, तो वहां पर तो आपका ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। एट द सेम टाइम जो बाकी जो टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी अभी, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं कि कम एरिया के अंदर आपने अच्छा खासा आउटपुट ले आए हो। इसके अलावा चौथा कंपोनेंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है आपका प्रिसीजन फार्मिंग का। प्रिसीजन फार्मिंग की जब मैं बात करता हूँ, इट मीन्स कि आप सही समय के ऊपर सही इनपुट्स सही मात्रा में दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पानी, आपके मतलब आपकी जो जमीन है, आपकी मिट्टी है, उसको जितने पानी की जरूरत है फसल को, उतना ही आप पानी दो उसको, ठीक है ना। आप ड्रोन के माध्यम से आप किसी चीज को स्प्रे वगैरह कर सकते हो, है ना। तो सही मात्रा के अंदर आप दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आपने अपने खेत को बस पानी से भर दिया, जिसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, नहीं। जितना पानी उसको रिक्वायरमेंट था, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक के माध्यम से एक आपका ड्रिप्स की फॉर्म के अंदर वहां तक उसको पहुंच सकता है, ठीक है। स्मार्टफोन के सामने आपका डेटा वगैरह सारा आता रहेगा, उस हिसाब से आप सारे के सारे एक्शन लेते हो। इसी को बोलते हैं हम क्या, आपका प्रिसीजन फार्मिंग। तो ये जो चार नए कंपोनेंट्स है ना, ये मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर 60% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। बाकी इसके और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को आप अपना बेहतर करना, इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मार्केट एक्सेस बढ़ाना, ये सारे इसके काम देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन से लेकर सारा का सारा पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस भी सारा इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसी को हम डेवलप करना चाहते हैं सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए अलग से हमारे पास हॉर्टिकल्चर मिशन भी है। बैम्बू मिशन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है ताकि कोकोनट सेक्टर और डेवलप हो पाए। एंड लास्टली हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बनाया है नागालैंड के अंदर, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पर इंप्रूव हो पाए। ये सब चीजें थी जो हमें यहाँ पे MIDH के बारे में जाननी थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दिवाली के इस मौके के ऊपर हमारे सारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की कर रहे हैं, या जो बच्चे प्रारंभ के माध्यम से 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कोर्सेज के ऊपर यहाँ पर ये आपको 60% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो मौका है आपके सामने, इस मौके का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए। इन सभी लिंक्स का जो आपके जो कोर्सेज का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप डेफिनेटली इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस। देखो अभी आप लोग जानते होंगे कि भारत में तो इलेक्शन होके हटे ही हैं, लोकसभा के भी, अभी विधानसभा के भी हुए हैं, अभी फिर महाराष्ट्र और झारखंड के होने हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ना यूएसए की, तो यूएसए का भी आप नंबर देखो जरा। अभी जब ट्रंप और कमला हैरिस की जब ये चल रहा है ना सारा मुद्दा, तो आप नोटिस करोगे जो नवंबर 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, यहाँ पर टोटल खर्चा $16 बिलियन के करीब यहाँ पे पहुंच गया है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया, ये मतलब इतना टोटल खर्चा हुआ है यूएस इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। यूएस इलेक्शन की चलो बात छोड़ो, आप इंडियन इलेक्शंस की अगर हम बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे ना एक लिमिट दी गई है। लिमिट किस चीज के ऊपर? लिमिट इस चीज के ऊपर कि भाई एक जो कैंडिडेट होता है वो कितना खर्चा कर सकता है, और ये जो लिमिट होती है ये ईसीआई लगाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये वेरी करता है कि किस तरह के इलेक्शंस हैं एंड साइज ऑफ स्टेट क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर अगर कोई लार्ज स्टेट है ना, तो वहां पर एक जो कैंडिडेट होगा वो 95 लाख तक खर्चा कर सकता है। अगर छोटी स्टेट होगी वहां पर एक खर्चा 75 लाख पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है। वेरएस जब मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट्स की, तो वहां पर नोटिस करोगे जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं वहां पर एक कैप रखी गई है 40 लाख की, एंड जो छोटी स्टेट्स हैं वहां पर एक कैप रखी गई है 28 लाख की। ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय के ऊपर इन नंबर्स को चेंज और रिवाइज यहाँ पे करता रहता है। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है कि भाई जो कैंडिडेट था उसके ऊपर तो लिमिट है कि एक कैंडिडेट कितना खर्चा करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, पर एक पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं रखी गई। अब आपके दिमाग में आएगा लिमिट लगाई क्यों गई है? लगाई इसीलिए गई है क्योंकि हम चाहते हैं कि फेयर कंपटीशन हो। ऐसा ना हो कि एक बंदे ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया और सामने किसी बंदे ने बिल्कुल खर्चा नहीं किया। तो डेफिनेटली इस छोटे पर्सन को, मतलब छोटे पर्सन जिसने कम खर्चा किया है, उसको यहाँ पर कोई मौका ही नहीं मिलेगा फेयर प्ले का, है ना। तो ये यहाँ पे फोकस यहाँ पे किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग लॉज भी है हमारे सामने, जैसे सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, यहाँ पर एक गाइडलाइंस देता है कि आपको सारा का सारा अपना जो भी खर्चा होगा ना उसका अकाउंट मेंटेन करना होगा नॉमिनेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक।
एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, फिर आप उसको सबमिट करोगे। यहाँ पर कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ चीजें इसमें काउंट नहीं करी जाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टी का कोई लीडर जो ट्रैवल कर रहा है तो वो आपके खर्चे के अंदर नहीं डाला जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, राइट, तो जो कुछ भी गवर्नमेंट ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी है वो सब भी यहाँ पे इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन बीइंग डिक्लेयर्ड आपको ये सारा का सारा सबमिशन करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपने खर्च किया है। अगर आप सबमिट नहीं करते या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको 3 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो एक्सपेंडिचर लिमिट आई होप आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सेंसस नेक्स्ट ईयर देन डीलिमिटेशन प्लान फॉर 2029 पोल इन न्यू सीट्स। देखो सेंसस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कई बार ना हम डिस्कशन भी करते हैं, तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं कुछ डेटा वेटा चाहिए होता है तो हम लोग हमेशा 2011 के सेंसस को ही कोट करते हैं। इनफैक्ट किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये डेटा तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, अब हम 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो इज इट रियली रेलिवेंट। मैं आपकी बात क्लियरली अग्री करता हूँ कि अब 13-14 साल हो चुके हैं इस बात को, तो डेटा तो बहुत ही उतना रेलिवेंट अब नहीं रहा है ना। इसीलिए होता पता क्या है कि हर 10 साल के बाद हम यहाँ पे सेंसस करवाने की कोशिश करते हैं, पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2021 वाला थोड़ा डिलेड था। अब फाइनली जाके 2025 में ये सेंसस स्टार्ट होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे सेंसस करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ना एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये ऑफिस के द्वारा यहाँ पे आपके सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर ये डेटा कलेक्ट करते हैं डेमोग्राफी के ऊपर, लिटरेसी, हाउसिंग, अर्बनाइजेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, रिलीजन, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। हालांकि जो एक कांग्रेस पार्टी और काफी और पार्टीज की डिमांड है कि क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट, वो अभी उसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं आया है। वो अभी यहाँ पे सोचा जा रहा है कि करना है कास्ट सेंसस या नहीं करना, राइट। और थोड़ा डिटेल्स हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सेंसस है वो दरअसल में यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246। देखो पिछले साल की बात है, बिहार में भी एक ना कास्ट सेंसस किया गया था, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कास्ट सेंसस नहीं, ये कास्ट एक तरह का सर्वे है, क्योंकि जो सेंसस कराने का जो काम है या जिम्मेदारी है वो केवल और केवल आपकी यूनियन सब्जेक्ट है, इसलिए वो केंद्र सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप 7th शेड्यूल देखोगे ना तो आपको यूनियन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमारे पास सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट भी है, ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से हम इसको कैरी आउट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखो कि ना ही संविधान और ना ही कोई एक्ट ये बोलता है कि कितने समय बाद आपको सेंसस करवाना है। वो बस एक प्रथा चली आ रही है कि 10 साल बाद हम करते हैं तो 10 साल बाद करवा लेते हैं, पर संविधान के अंदर कहीं 10 साल नहीं लिखा गया, ना किसी एक्ट के अंदर लिखा गया है। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेंसस आपको करवाना ही करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि पहली बार अगर आप नोटिस करोगे तो वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अंतर्गत 1872 के अंदर एक ट्रायल एक्सरसाइज करी गई थी। पर अगर हम बात करें ना सिंक्रोनाइज मैनर, सिंक्रोनाइज मतलब प्रॉपर 10-10 सालों के बाद अगर हम नोटिस करें तो 1881 में हमें सेंसस देखने को मिलता है, जब उस समय यहाँ पे आपको लॉर्ड रिपन देखने को मिलते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर 10 साल के बाद आपको सेंसस देखने को मिल जाता था। हालांकि अगर हम बात करें ना तो एक सेंसस पहले भी हुआ था, वो था आपका 1830 के अंदर, वो था हेनरी वॉल्टर इन ढाका, इनके द्वारा यहाँ पे भारत का सेंसस करवाया गया था। पर फिर भी हम इसी को 1872 के अंदर एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, पर सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर 1881 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ठीक है, 2021 वाला सेंसस पोस्टपोन हुआ था और ये पहली बार हुआ था ऐसा 150 साल की हिस्ट्री के अंदर कि पहली बार आपका सेंसस 2021 में पोस्टपोन करना पड़ा था, नहीं तो हर 10 साल बाद आपका सेंसस हो ही जाता है। अब 2 फेज के अंदर होगा, पहले में आपका हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर हाउस होल्ड उनको देखा जाएगा। एंड सेकेंडली आपका होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट किया जाएगा डेमोग्राफिक्स, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग। जो भी डेटा फिल किया जाएगा फिर अकॉर्डिंगली उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी। आपके जो आईसीआर सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि आपके जो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ना, उसके माध्यम से किसी भी आपका हैंड रिटन टेक्स्ट को अपने स्कैन्ड इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत आराम से हो जाता है। तो करंट सेंसस के माध्यम से हमें फायदा ये होगा कि आप नोटिस करोगे कि आपका ना 1976 के अंदर हमने सीट्स को फ्रीज कर दिया था, अब 50 साल उसके कंप्लीट होने जा रहे हैं, 2026 के बाद हम अपनी जो सीट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो लोकसभा की लगभग 543 सीट्स हैं, हो सकता है ये 800, 850 या 848 के आसपास हो जाएं। यहाँ से बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर सीट्स बढ़ने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जैसे खासकर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट्स के अंदर बताया जा रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले 50 साल के अंदर, तो यहाँ पर वन वन वोट वन वैल्यू की जब हम बात करते हैं ना, उसको इंश्योर करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर जो आपकी जो सीट्स हैं वो बढ़ाई जा पाए। ऑन द अदर हैंड जो कुछ सदर्न स्टेट्स हैं शायद उनमें उतनी सीट्स ना बढ़े, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ पिछले साल के अंदर जो
वुमेन रिजर्वेशन की बात करी गई थी, उसको भी इंप्लीमेंट करना होगा आपके लोकसभा के अंदर, तो उसके लिए भी सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे इस सेंसस के बारे में पता होनी चाहिए थी। बाकी देखो कॉन्स्टिट्यूंसीज का डीलिमिटेशन तो आप जानते ही होंगे, अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया है इन 1952, 1963, 1973 एंड 2002 अंडर दीज 4 एक्ट्स। ये यूपीएससी ने इसी बार ही क्वेश्चन पूछा था 2024 के पेपर के अंदर ही। इसी को हम बाउंड्री कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनकी लिमिट्स को फिक्स किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उसमें भी आपकी अलग अलग डीलिमिटेशन के माध्यम से सीट्स बढ़ाई गई थी, है ना। तो आप नोटिस करोगे जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है ना, यहाँ पर आपको इसमें एक आप सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनके अलावा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड साथ ही साथ रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड साथ ही साथ इनको किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एंड कोई भी चेंजेस इसके अंदर परमिसिबल नहीं होते। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये ईसीआई के साथ मिलकर यहाँ पे काम करते हैं, ताकि आपके जो बाउंड्रीज हैं उनको हम रिविजिट या रीड्रॉ कर पाए। तो ये सब बातें आपको डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, दैट इज डिजी फ्रेमवर्क। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है। देखो भारत के अंदर ना आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डीपीआई। मैं पहले आपको डीपीआई समझाता हूँ कि डीपीआई होता क्या है। देखो वर्ड है 3, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल का मीनिंग आप जानते हो, बिल्कुल आपके डिजिटल सिस्टम्स की बात करता है, डिजिटल सर्विसेज की, डिजिटल इकोनॉमी की बात करता है। और वर्ड आ गया पब्लिक। पब्लिक का मतलब 2 होता है, पहली बात तो उसको क्रिएट भी पब्लिक करती है, प्लस आपके जो यूजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए अवेलेबल रहता है। तो वहां पर अभी उस चीज को इस्तेमाल करके वो कुछ और एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों ने आधार सुना हुआ है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई आपने सुना है, यूपीआई को आप इस्तेमाल करके आपने यूजर डेवलपर ने बहुत सारी एप्स बना दी हैं। उसी तरह से आपने डिजी लॉकर सुना होगा, जहां पर अपने आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट आपका डीपीआई। और आप नोटिस करोगे डीपीआई किसी ना किसी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट बहुत मैसिव लेवल के ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर 3 कंट्रीज, कौन सी 3 कंट्रीज, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया, इन्होंने डिजी फ्रेमवर्क की अनाउंसमेंट करी है। डिजी क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। यहाँ पर ये तीनों देश हैं, ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंडिया के अंदर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रेंथन करेंगे। इसके बेसिस के ऊपर अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम सस्टेन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो 5 एरियाज के अंदर रहेगा। पहला है आपका 5G, दूसरा है आपका ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, फिर तीसरा है सबमरीन केबल्स हो गया, ठीक है, आपका टेलीकॉम टावर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका ई कॉमर्स, एआई एंड क्वांटम। तो ये 6 सेक्टर्स है, सॉरी, ये 6 सेक्टर्स के ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहने जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, यहाँ पे 3 देश कौन से हैं, यूएसए, जापान और तीसरा है साउथ कोरिया। ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये बाकी दोनों कंट्रीज क्वाड की मेंबर है और भारत तो डेफिनेटली क्वाड का मेंबर है ही है, राइट। तो ये जो तीनों देश आपके क्वाड के मिले हैं ना यहाँ पे, इससे कहीं ना कहीं जो क्वाड वाला रीजन है आपका, इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसके अंदर आपस में कॉपरेशन इंक्रीज होगा। इवन कोरिया भी अब उसी इंडो पैसिफिक रीजन में ही देखने को मिलता है। तो अपने आपस में जो अलग अलग एजेंडाज हैं वो आपस में आपके साथ में आएंगे एंड जो प्रायोरिटीज होंगी उनको हम यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। डीपीआई का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। यहाँ पर आपको ये फिजिकल लेयर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्स को ये डेफिनेटली सपोर्ट करता ही है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि डीपीआई को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है आपका फाउंडेशनल डीपीआई। फाउंडेशनल डीपीआई जैसे आपका आधार हो गया, यूपीआई हो गया, ये एक तरह से ना एक फ्रेमवर्क सेटअप कर देते हैं, ठीक है, जैसे जो भी था आपका, जैसे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपीआई था। बट एक होते हैं आपके सेक्टोरल डीपीआई। सेक्टोरल डीपीआई एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये फोकस करता है हेल्थ कवरेज के ऊपर। तो कोई एक सिंगल सेक्टर के ऊपर बात करता है तो उसको हम सेक्टोरल डीपीआई इस तरह से बोल सकते हैं। बाकी डीपीआई इंडिया में था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। आई होप आपको जो डिजी फ्रेमवर्क था वो समझ आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक हमें और डिस्कस करना है, दैट इज फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार। ये पिछले काफी दिनों से न्यूज में रहा है, तो इसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो भारत की जब हम बात करते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि इंडिया में आपको अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जेएनपीटी हो गया, ठीक है, कोचीन हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली जो सिटीज या जो स्टेट्स को पोर्ट्स का एक्सेस होता है उनको काफी फायदा होता है चीजें एक्सपोर्ट करने के अंदर, राइट। अब इसी तरह से पता क्या हुआ है, अगर हम बात करें जैसे बिहार है, बिहार एक अपने आप में लैंडलॉक स्टेट है। अब बिहार का एक्सेस तो नहीं है सी के साथ। अब बिहार ने पता क्या किया है, बिहार ने पटना के बिल्कुल बगल में यहाँ पर बिहता नाम की जगह के ऊपर ना एक ड्राई पोर्ट बनाया है। अब ड्राई पोर्ट मतलब क्यों, ड्राई पोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे पहली बात तो पानी नहीं है, इसीलिए ड्राई पोर्ट है,
ठीक है। और इससे एक हम ना एक्सपोर्ट बूस्ट करेंगे। आप पूछेंगे जब आपका एक्सेस ही नहीं है तो कैसे आप एक्सेस या फिर आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे। देखो होता पता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम्स के अंदर दिक्कतें आती हैं, आपके क्लियरेंस वगैरह के अंदर दिक्कतें आती हैं। कई बार आपके जो सी पोर्ट्स होते हैं या आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत मैसिव लेवल का कंजेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो दिक्कतें थी ना, इस तरह से क्लियरेंस लेना हो गया, आपके कस्टम्स को हैंडल करना हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं पर ही हैंडल कर ली जाएंगी बिहार के ड्राई पोर्ट के अंदर ही। फिर बस करना क्या है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका सी का एक्सेस होगा, यहाँ पे इसको प्रॉपर लॉजिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा, हैंडलिंग भी होगी सारी की सारी कस्टम्स और बाकी सारी चीज़ों की, एक्सपोर्ट के अंदर दिक्कत भी नहीं आई और लॉजिस्टिक्स भी इंप्रूव हो गए। यही काम करता है आपका ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट तक आपको बस सामान लेके आना है, वहां से आप बहुत आराम से चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यानी कि ना इस ड्राई पोर्ट के माध्यम से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, कार्गो वगैरह हो गया उसको मैनेज करते हो, स्टोरेज भी यहाँ पे फैसिलिटी रहती है एंड प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह से रहता है। एंड इवन यहाँ से प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ की रहेगी, तो इसको बोलते हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के बीच में रोड, रेलवेज, एयरवेज, सब चीज़ों की कनेक्टिविटी यहाँ पे रहती है। तो ये होता है आपका ड्राई पोर्ट। तो इसी ड्राई पोर्ट को हम इनलैंड कंटेनर डिपो के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार को पहला इस तरह से ड्राई पोर्ट यहाँ पे बनेगा। इससे बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इससे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, सी पोर्ट में उतना कंजेशन नहीं होता, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ गया सर भारत में और कोई ड्राई पोर्ट भी है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर आपको आपका आईसीडी तुगलकाबाद इनलैंड कंटेनर डिपो तुगलकाबाद आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली का ये है, ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई पोर्ट भी है। उसी तरह से यूपी के अंदर आपका दादरी जो है, वहां पर भी आपको ड्राई पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बिहार को देखो आप फायदा यहाँ पे नोटिस होगा ना कि बिहार के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसको वो अच्छे खासा प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मखाना सुने होंगे, तो मखाना को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अच्छा खासा। इवन यहाँ पे आपके जो बिहार के अंदर लीची हो गया, आपका बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और गारमेंट्स, लेदर गुड्स, उनको एक्सपोर्ट करने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और कार्गोस को हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फायदा होगा, कस्टम क्लियरेंस के अंदर फायदा होगा और बिहार को और कॉम्पिटेटिव ये बनाएगा। एंड जो ये जो आपका ड्राई पोर्ट बना है बिहता के अंदर, इसके माध्यम से आपका कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंद्रा, यहाँ पर अच्छी खासी कनेक्टिविटी हो पाएगी। लो कॉस्ट के माध्यम से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे एंड इसके बेनिफिट सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि आसपास की जो स्टेट्स हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए थे। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज आपके सामने 3 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो इनको आप पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू अर्थ आवर। इसका आंसर आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज विद रिगार्ड्स टू कुछ टर्म्स हैं आपके सूरज से रिलेटेड एंड उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कितने करेक्ट हैं। उसी तरह से बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये क्वेश्चन नंबर 3 है विद रिगार्ड्स टू वाटर स्पाउट्स, तो इसको भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पाम ऑयल के रिगार्डिंग। देखो पाम ऑयल के बेनिफिट्स तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। डेफिनेटली इसको यूज करके आप बायोडीजल भी बना सकते हो, ये बात भी करेक्ट है। एंड कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जैसे लिपस्टिक, परफ्यूम्स के अंदर, इवन आपके कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, सोप, डिटर्जेंट्स, उन सब चीज़ों के अंदर भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो 2 एंड 3 सही है, ये तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 1 के अंदर या स्टेटमेंट 1 के अंदर कई बच्चों को डाउट आ जाता है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसकी अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ऑयल पाम ट्रीज है ना, वो दरअसल में नेटिव थे अफ्रीका के, पर लगभग 100 साल पहले इनको साउथ ईस्ट एशिया एज एन ऑर्नामेंटल क्रॉप की तरह यहाँ पे भेजा गया था। समझ गए? तो अपने आप में साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दीज आर नेटिव टू अफ्रीका। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पता है तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कल मैंने आपसे कुछ ट्राइब्स के बारे में पूछा था। देखो ये सारी ट्राइब्स अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, खासकर मसाई ट्राइब, ये तो मैंने खुद आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। जब मैं बात करता हूँ ना मसाई ट्राइब्स की, ये आपको अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के अंदर खासकर देखने को मिल जाएगी। जैसे आपका कीनिया हो गया, राइट, आपका तंजानिया हो गया, उनके रिगार्डिंग ये बहुत बार डिस्कशन हुई है ऑलरेडी प्रीलिम बूस्टर के अंदर। तो जो पहली बात कह रहा है ना, ये तो आपकी गलत कह रहा है, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर नहीं है। बाकी देखो किर्गिज की बात करें तो नाम आपका इसका किर्गिस्तान से ही आया है। किर्गिस्तान के साथ साथ आप अगर बात करें चाइना की भी बहुत में भी देखने को मिलती हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, इनफैक्ट अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान वहां पर है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में ही देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेदोइन की, ठीक है, इनको कई बार हम लोग बेदू, ठीक है,
इसके नाम से भी जानते हैं, तो ये दरअसल में आपकी अरब ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आपके खासकर अगर मैं बात करूं, आपका लेवांत वाला एरिया हो गया, अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन हो गया, तो ये थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथे की बात करिए, बुशमैन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। बुशमैन जो है ना वो आपके कालाहारी डेजर्ट डेफिनेटली वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोत्सवाना हो गया, नमीबिया हो गया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन कुछ कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो कितने सही हुए? आप बोलोगे सर थर्ड गलत था, पहला गलत था, और फोर्थ हमारा ठीक था, एंड अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की तो वो भी ठीक था। तो दो सही हैं, दो गलत हैं, तो ऑप्शन बी इसका ओनली टू विल बी द राइट आंसर। एक मैंने और होमवर्क दिया था आपको, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है आईपीएफ कई बार। आईपीएफ दरअसल में 2022 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उनके द्वारा, राइट। तो ये बात अपने आप में पहली गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यूएस बेस्ड ये इनिशिएटिव है एंड साथ साथ यूएन के अंतर्गत नहीं है, तो पहला आपका इनकरेक्ट है ही है। दूसरे की बात करें कि इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल हो, ये तो अपने आप में बहुत ही, देखो, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स तो नॉर्मली सही ही होती हैं। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि यहाँ पर सारी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं जो इंडो इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन को ओपन होती हैं, ऐसा नहीं है। आज के समय इसके 14 देश हैं, ठीक है ना, तो सारी कंट्रीज तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली इंडिया भी इसका मेंबर है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, सेकंड सही था, तो आंसर इसका क्या बनेगा? करेक्ट आपकी केवल और केवल दूसरी स्टेटमेंट ही है। ये सारी कंट्रीज का नाम ना यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसको आप अपने एंड पे पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आज के ट्रू एंड फॉल्स की, तो इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, दिया था ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में, तो देखो ये यूनैप तो नहीं निकालता, राइट, बहुत सारी लंबी चौड़ी थी, ठीक है। गोल्डमैन हो गया आपका, biodb.com हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट वन आपका इनकरेक्ट होगा। सिमली पाल्स का तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो अभी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज के डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।